बीजेपी के 11 नेताओं को मिली अहम जिम्मेदारी। विनोद उनियाल उपाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र भसीन सहित कई दिग्गजों को मिली जिम्मेदारी। संसद की सुरक्षा में सेन के बाद उत्तराखंड सरकार अलर्ट। विधानसभा की सुरक्षा खामियों को दूर करने के निर्देश। परिसर और उसके आसपास की सुरक्षा बढ़ाने के आदेश। 27 लाख उपभोक्ताओं को लगेगा महंगी बिजली का झटका। यूपीसीएल ने 25 से 30% बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार किया। कल बोर्ड बैठक में रखा जाएगा प्रस्ताव। 2 करोड़ की साइबर ठगी का आरोपी अरेस्ट। लोगों को शिकार बनाने वाला आरोपी राजस्थान से गिरफ्तार। लाइक और सब्सक्राइब का टास्क देकर ठगी। अंकिता भंडारी हत्याकांड में 19 दिसंबर को अगली सुनवाई। मुख्य आरोपी की जमानत याचिका पर होगी सुनवाई। अंकिता को धक्का देकर हत्या करने का आरोप। और पहाड़ से लेकर मैदान तक सताएगी कड़ाके की ठंड। 18 दिसंबर तक शुष्क रहेगा मौसम। शीतलहर के चलते तापमान में गिरावट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तराखंड के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत अहम खबर के साथ लिंक। ऋषिकेश और बार एसोसिएशन 2023 वार्षिक चुनाव के लिए आज वोटिंग की जा रही है, जिसमें करीब 399 अधिवक्ता, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और महासचिव, सह सचिव सहित विभिन्न पदों पर चुनाव लड़ रहे हैं और प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला वोटिंग के जरिए किया जाएगा। सुबह करीब 10 बजे से लेकर दोपहर 2:30 बजे तक वोटिंग प्रक्रिया चलेगी और इसके बाद शाम करीब 5 बजे तक काउंटिंग हो चुकी है। काउंटिंग के बस साथ ही प्रत्याशियों के चुनाव परिणाम घोषित हो चुके हैं। कितने अधिवक्ता वोट डाले? 399 तो हमारे यहाँ वोटर हैं। आज 15 तारीख में जो है चुनाव के मतदान हो रहा है और 10 बजे से शुरू होकर के 2:30 बजे तक चलेगा और 3 बजे से जो है वोटिंग गिनती के होकर उसके बाद जब तक भी होगा उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। इंटरव्यू चुनाव प्रारंभ हो चुका है जी। कितने कैंडिडेट चुनाव मैदान में? इस समय टोटल 24 लोग कैंडिडेट चुनाव मैदान में। अध्यक्ष के लिए 6 हैं, सेक्रेटरी के लिए 6 हैं और ऑडिटर के लिए 3 है और कोषाध्यक्ष में 2 व्यक्ति है और मैं स्वयं अध्यक्ष के लिए प्रतिभा कर रहा हूँ। मैं अजय सिंह वर्मा नाम है। अच्छा, क्या अधिवक्ताओं के लिए जरूरत है जो इस बार अगर आप जीतते तो कराएंगे? सबसे पहले हमारी जो प्रॉब्लम है चैम्बर की प्रॉब्लम से है। हम लोग बाहर बैठे हुए हैं, एक 11,000 लाइट की पावर जा रही है जो बड़ी समस्या चल रही है और हर बार विकास करना है, चैम्बर बनाने में हमें बेस करना है और जो नए अधिवक्ता आ रहे हैं उनके लिए महीने के लिए कुछ प्लानिंग करने को मिलता है, पैसे मिलता है हर महीने। बढ़ते आगे, प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया जा रहा है सिख सम्मेलन को लेकर किसानों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है और इस असमंजस की स्थिति को खत्म करने के लिए आज जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर मंडी समिति में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले आज यूनियन के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सिख सम्मेलन के कुछ बिंदुओं पर वार्ता की गई। अपनी शर्तों के साथ किसान सिख सम्मेलन में जाने के लिए तैयार हुए और आपको बता दें कि काफी लंबे समय से किसानों द्वारा बाजपुर क्षेत्र में भूमि बचाओ आंदोलन किया जा रहा है, जिसको लेकर प्रदेश के कई दिग्गज नेताओं के साथ प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने किसानों को आश्वासन भी दिया, लेकिन किसान मोर्चा उसे आश्वासन से नाखुश नजर आ रहा है। 18 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी रुद्रपुर में सिख सम्मेलन करने जा रहे हैं। उसे लेकर ही आज भारतीय किसान यूनियन की आज मीटिंग बुलाएगी कि उस सिख सम्मेलन में भारतीय किसान यूनियन का क्या स्टैंड है, वहाँ हमें जाना चाहिए या विरोध करना चाहिए, क्योंकि एक वर्तमान में हमारा एक आंदोलन भाजपुर में चल रहा है पिछले 6 महीने से भारतीय किसान यूनियन का। उसमें लगभग 6,000 एकड़ भूमि का मामला है और किसान अभी भी आंदोलन में वहाँ पर लगे हुए हैं। तो एक आंदोलन के चलते सीएम साहब का जिले में सिख सम्मेलन करना और उस मुद्दे पर किसानों को आश्वासन पूर्ण तरह उस मामले को ना निपटाना और इसे लेकर ही कि भी कहीं हमारी किसानों की कहीं बेइज्जती तो नहीं सीएम साहब कर रहे, उसे लेकर ही आज जो है मीटिंग आज चल रही है अभी अंदर। और मीटिंग में जो है अभी ये फाइनलाइज हुआ है हमारा किसान यूनियन का कि सीएम साहब ठीक है विरोध करें, सीएम साहब अपने यहाँ सिख सम्मेलन करें, सभी
प्रदेश के सीएम हैं, मुखिया हैं, वो हमारे भी मुख्यमंत्री हैं वो, और हम किसान यूनियन के लोग भी वहां पर जाएंगे। लेकिन एक चीज आश्वस्त कर लें भाजपा के लोग और मुख्यमंत्री जी कि बाजपुर में जो आंदोलन चल रहा है उसकी अंतिम तारीख साथ लेकर आए वो वहां पर सही, वो किसानों को बता दें कि इस तारीख तक मैं मामला निपटा दूंगा। अगर वो ऐसा नहीं कहते, गोलमोल बात करते हैं, तो किसान जाएंगे तो वहां पर हरी पगड़ी पहनकर सैकड़ों में। लेकिन अगर तो उन्होंने अंतिम तारीख दे दी हमें, तो वहां पर हम ताली बजाएंगे, नहीं तो वहीं पर ही उन्हीं के सम्मेलन में हम विरोध करने का काम जो। वरिष्ठ ने भाजपा नेता श्यामवीर सैनी को प्रदेश स्तरीय गन्ना विकास सलाहकार समिति का उपाध्यक्ष बनाया गया है और उनके राज्य मंत्री बनाए जाने पर उनके समर्थकों में भारी उत्साह और जश्न का माहौल देखने को मिला। श्यामवीर सैनी ने बीजेपी हाईकमान के साथ साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार भी जताया। अपनी टीम के साथ पहुंचे ज्वालापुर विधानसभा के पूर्व विधायक चंद्रशेखर भट्टेवाले ने मिठाई वितरण कर फूलमालाओं से स्वागत किया और इस मौके पर श्यामवीर सैनी ने जानकारी देते हुए कहा है कि एक किसान परिवार से हैं और गन्ना किसानों की समस्याओं को भलीभांति जानते हैं, समझते हैं। सरकार ने उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी है उस पर वो खरा उतरेंगे। श्री प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीबों की चिंता की है। गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिला, युवा सबकी चिंता की है। और हमारा ये उत्तराखंड का हरिद्वार जनपद है, उधम सिंह नगर है, और हमारा जो देहरादून का डोईवाला है। रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तरायणी मेले के दौरान सरयू नदी बागेश्वर में दुकानों का वेस्ट सरयू नदी में डाले जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की है। याचिका को निस्तारित करते हुए जिलाधिकारी बागेश्वर को निर्देश दिए गए हैं कि इस मामले को प्राथमिकता दें ताकि नदी किनारे कोई गतिविधियां ना हो और ना ही प्रदूषण फैले। पूरन सिंह रावत जी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका यहाँ पे दाखिल की गई कि ये संगम में जो हमारी पौराणिक नदियाँ हैं और धार्मिक प्लेस है जहाँ पे सब कर्मकांड इत्यादि वहाँ पे किए जाते हैं, तो वहाँ पर प्रशासन और नगरपालिका द्वारा व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है और जिससे जहाँ पर ये व्यावसायिक गतिविधियों से नदी बहुत रूप से अत्यधिक रूप से प्रदूषित हो रही थी। नदी का वेग भी प्रभावित हो रहा था और कुछ लोगों ने वहाँ पे अवैध तरीके से अपने फड़ भी लगाए हुए थे, जिसे माननीय उच्च न्यायालय ने स्वीकार करते हुए खंडपीठ द्वारा माननीय न्यायालय की उन्होंने रिट को निस्तारित करते हुए प्रशासन को ये आदेश दिया कि कर्मकांड इत्यादि संगम पर किए जाएंगे, वो यथावत सुचारू रूप से चलते रहेंगे, परंतु वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी व्यावसायिक गतिविधि को चालू नहीं किया जाएगा। बढ़ते आगे, बागेश्वर के नगरीय क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित किए जा रहे बोजड़खानों में प्रशासन द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है और बागेश्वर प्रशासन के फैसले के खिलाफ जाकर नगरपालिका क्षेत्र बागेश्वर के जो बोजड़खाने हैं वो नगर व्यापार मंडल बागेश्वर के अध्यक्ष कवि जोशी के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर क्रमिक अनशन चलाया जा रहा है और बागेश्वर प्रशासन की कार्रवाई अवैध बोचड़खानों के व्यापारियों को रास नहीं आ रही। अपनी मांगों को मनवाने के लिए बागेश्वर के व्यापार मंडल के अध्यक्ष कवि जोशी अवैध बोचड़खानों के हिमायती बनकर बागेश्वर प्रशासन से आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए सड़क पर आंदोलित हैं। मुझे लगता है अगर ऐसा आज से करीब 5 साल 10 साल पहले होता, जो अभी डीएम साहब ने निर्णय लिया है, ये इनका मैं बहुत स्वागत करता हूँ। ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि बागेश्वर हमारे बागनाथ की नगरी है, सेकिन हरिद्वार के तर्ज पे जाना जाता है। तो इसमें क्या है, सरयू नदी में जो भी आते हैं, मैं कहता हूँ कि 5 किलोमीटर एरिया तक ये प्रतिबंधित होना चाहिए। ये नहीं कि ये अली गली में हर जगह में कोई भी पर्यटक, मैंने 2010 में पर्यटक में कौसानी में काम किया, तो बागेश्वर आने के लिए कोई भी पर्यटक तैयार नहीं रहता है। बागेश्वर के लिए वो बैजनाथ तक आता है, बोलता है बागेश्वर में हर दुकानों में मटन, चिकन और मुर्दा ओपन है, तो इसलिए बागेश्वर में पर्यटक आना नहीं चाहता है। ये डीएम साहब का निर्णय मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे अगर मुझे लग रहा है कि पर्यटक बागेश्वर में आजकल बाहर की भी गाड़ियां दिख रही है, मुझे सरयू नदी साफ दिख रही, कोई मुर्गे के आते बह के नहीं आ रहे और कोई छिलके बह के नहीं आ रहे। ये 5 किलोमीटर एरिया तक प्रतिबंधित होना चाहिए।
एक जगह पे करे, अगर इनको काम करना है एक जगह पे करे, ये नहीं कि अली गली में काम करे। लगभग 10 से 11वां दिन हो गया आज। यहाँ पर नगर क्षेत्र में जितने भी मीट और मुर्गे की दुकानें थी वो सब दुकानों को बंद करने का नगर पालिका प्रशासन द्वारा नोटिस दिया गया था। उसके बाद से आज 11वां दिन है, आज बंद है दुकानें सबकी, और सब यहीं के स्थायी व्यापार युवा और सयाने लोग हैं जो लगातार व्यापार करते थे, और इन लोग का व्यापार इनसे करने का अधिकार छीना गया है प्रशासन द्वारा। उसी के विरोध में यहाँ कल से हम कमी अनशन में बैठे हैं। आज कमी अनशन का दूसरा दिन है और जरूरत पड़ी तो हम आमरण अनशन करने के लिए भी पीछे नहीं हटेंगे, और उसके आगे भी जरूरत पड़ी तो हम हाईकोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाने के लिए बाध्य होंगे, क्योंकि हमारी एक सूत्री मांग है। जितने लोग ये व्यापार कर रहे थे, लगभग 25 से 30 लोग होंगे, इन लोगों को जैसे ये अपना काम कर रहे थे वैसे काम करने का दोबारा से अनुमति मिले, क्योंकि ये पूरे मानकों के रूप से ही जो इनके मानक है प्रशासन के, उसके हिसाब से ही काम कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि मानक पूरे नहीं किए जा रहे थे, उसके बावजूद प्रशासन द्वारा व्यापारियों को उत्पीड़न किया जा रहा है लगातार, तो ये किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसी के तहत यहाँ पर हमने कमी अनशन स्टार्ट किया है, और जरूरत पड़ने पर हम बाजार बंद से लेकर पूरे प्रदेश के अंदर व्यापार संघ का आह्वान कर सकते हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर व्यापारी अपनी दुकानें बंद कर सकते हैं। बढ़ते आगे, प्रदेश सरकार ने नए दायित्वधारियों की सूची जारी कर दी है और इनमें नैनीताल जिले के 2 वरिष्ठ बीजेपी नेताओं को भी दायित्व मिला है। जिम्मेदारी मिली है 2 बार के जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल चुके दीपक मेहरा को उत्तराखंड वन एवं पर्यावरण सलाहकार समिति का उपाध्यक्ष बनाया गया है। दीपक मेहरा संगठन में प्रदेश अनुशासन समिति के अध्यक्ष हैं और इसी तरह बीजेपी जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल चुके दिनेश आर्य को उत्तराखंड राज्य स्तरीय पेयजल अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया है। दिनेश आर्य का परिवार लंबे समय से बीजेपी से जुड़ा हुआ है और उनके पिता बीजेपी से सभासद भी रह चुके हैं। अपने आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो हमको ये जिम्मेदारी सौंपी है, संगठन के अपने प्रदेश अध्यक्ष जी, अपने प्रदेश के महामंत्री संगठन जी और सब जितने भी अपने वरिष्ठ पदाधिकारी कार्यकर्ता बंधुओं और अपने केंद्रीय नेतृत्व से विचार विमर्श करने के बाद जो हमको ये पद प्राप्त हुआ है, ये बहुत जिम्मेदारी वाला पद है और इसका निर्वहन भारतीय जनता पार्टी में कार्य करते करते मुझको जो इतने वर्षों में जो अनुभव प्राप्त हुआ है, इसको धरातल पे जाकर मैं इस विभाग को जो मुझे सौंपा गया है उसमें जो जिम्मेदारियां मुझको दी हैं उसको पूरी करने के लिए पूर्ण अपना समय और अपना बहुत अच्छी तरह से काम को करूंगा। दूसरे, इतने वर्षों बाद जो मुझे मिली है तो संगठन का एक बहुत बड़ा विस्तार भरा अनुभव प्राप्त करने के बाद मैं इस स्थान पर आया हूं, तो इसलिए केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार सभी का मैं बहुत आभार व्यक्त करते हुए इस कार्यक्रम को बहुत बढ़िया समर्पण भाव से पूर्ण करूंगा और आप सब लोगों की जो शुभकामनाएं मुझे प्राप्त हुई हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, धामी जी सरकार ने बहुत वरिष्ठ लोगों को अपने सहयोगी के रूप में जिम्मेवारी दी है। आदरणीय दीपक मेहरा जी बहुत लंबा अनुभव है, हमारे बड़े भाई हैं, जिला अध्यक्ष रहे, अनुशासन समिति सदस्य रहे और बहुत लंबा चंपावत के प्रभारी रहे, जगह जगह लगातार संगठन का काम किया है। प्रशासन का भी बहुत अनुभव है और निश्चित रूप से हम सब लोग एक अच्छे सहयोगी के रूप में जो सरकार की योजनाएं हैं उसको जनता तक पहुंचाएंगे और एक सुशासन का जो राज्य स्थापित करने का धामी जी का प्रयास है, प्रधानमंत्री मोदी जी का प्रयास है कि 2025 तक उत्तराखंड देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बने और 47 तक भारत एक विकसित राज्य बने, देश बने। इस दिशा में हम सब लोग एक सहयोगी के रूप में मिलकर काम करेंगे। बहुत आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सबके सहयोग से हम निश्चित रूप से प्रदेश को जो प्रदेश ने जिम्मेवारी दी है उसको निभाने का काम करेंगे। इस अवसर पर मैं सबसे पहले अपने प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी है। साथ ही पार्टी के हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, प्रदेश के महामंत्री संगठन और प्रदेश के वरिष्ठ जो नेता हैं, उन सब का धन्यवाद कहूँगा कि सामान्य कार्यकर्ता को भी पार्टी में लगातार काम करने पर सम्मान मिलता है। उस दृष्टि से मैं जो मुझे ये जिम्मेदारी दी है उसके अनुरूप मैं काम करने का प्रयास करूँगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे पेयजल विभाग की अनुश्रवण समिति में काम करने का दायित्व दिया है और पेयजल से संबंधित पूरे प्रदेश में कहीं भी कोई भी यहाँ की जनता को कोई किसी प्रकार का जो कष्ट है, उस कष्ट को अपने संपूर्ण प्रयास करते हुए उसको दूर करने की मेरी कोशिश रहेगी। विभाग को और थोड़ा सा नज़दीक से पढ़ने का प्रयास करने के बाद
जो इसमें खामियां मुझे नज़र आएंगी उनको दूर करने की मैं पूरी अपने तरफ से कोशिश करूँगा। सरकार ने हर घर जल हमारा जो प्रदेश है विचित्र जो पर्यावरण की परिस्थितियों का प्रदेश है। यहाँ जहाँ हमारे 4 जिले मैदानी जिले हैं, वहीं शेष जिले हमारे पर्वतीय दूरस्थ क्षेत्र के हैं। और जो सरकार की योजना हर घर जल हर नल में जल इसकी है, इसके लिए सबसे आवश्यकता पहाड़ी क्षेत्रों में है। और इस योजना का सही उपयोग सही तरीके से उसका लाभ हो। और ये इस प्रदेश की जो जनता है जिन्होंने वर्षों संघर्ष करने के बाद इस राज्य को प्राप्त किया है, आज भी अगर जल से वो महरूम है तो उस तक पानी पहुंचाने की जो जिम्मेदारी शासन की है, उस काम को आगे बढ़ाने का काम और कहीं उसमें बाधा अगर नजर आएगी तो उसको दूर करने की पूरा प्रयास मेरी ओर से उसमें रहेगा। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। उत्तराखंड में राज्य आंदोलनकारियों के 10% क्षैतिज आरक्षण पर रार एक बार फिर से छिड़ गई है। दरअसल कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने सरकार से राज्य आंदोलनकारियों की इस मांग को जल्द पूरा करने की मांग की है और इसी के तहत राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी ने विधानसभा के बाहर सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से विशेष सत्र बुलाकर आरक्षण बिल पारित करने की मांग की है। आपको बता दें कि पिछले करीब 23 वर्षों से राज्य आंदोलनकारी 10% क्षैतिज आरक्षण दिए जाने की सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन राज्य आंदोलनकारियों का इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। नाराज राज्य आंदोलनकारी संयुक्त मंच ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि जल्द क्षैतिज आरक्षण के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर राज्य आंदोलनकारियों की इस मांग को पूरा नहीं किया गया तो राज्य आंदोलनकारी 26 दिसंबर से उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। सत्ता पक्ष का कहना है कि सरकार राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण की मांग को पूरा करने के लिए गंभीर है और 8 सितंबर को विधानसभा सत्र में राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण विधेयक को पेश किया गया था, लेकिन विधेयक में कुछ संशोधन के साथ ही प्रवर समिति को सौंपा गया था और इस समिति ने 9 नवंबर 2023 को अपनी रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी को सौंप दी थी और इसके बाद अब मांग की जा रही है कि जल्द विशेष सत्र बुलाकर आंदोलनकारियों की इस मांग को पूरा किया जाए। नवंबर सन 2000 ये वो तारीख थी जब उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ। देश के 27वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आए इस उत्तराखंड के लिए जिन राज्य आंदोलनकारियों ने संघर्ष किया वो राज्य आंदोलनकारी आज भी संघर्ष कर रहे। दरअसल पिछले 23 सालों से उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारी सरकार से 10% क्षैतिज आरक्षण दिए जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक राज्य आंदोलनकारियों की ये मांग अधूरी है। समय समय की सरकारों ने हर बार आश्वासन तो दिया, लेकिन धरातल पर यह मांग पूरी नहीं हुई। हालांकि धामी सरकार ने एक कदम जरूर आगे बढ़ाते हुए राज्य आंदोलनकारियों की इस मांग को पूरा करने के लिए 8 सितंबर को विधानसभा सत्र में राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण विधेयक को पेश किया था, लेकिन विधेयक में कुछ संशोधन के लिए इसे प्रवर समिति को सौंपा गया था। इस समिति ने 9 नवंबर 2023 को अपनी रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी को सौंप दी है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष का कहना है कि विशेष सत्र बुलाने का फैसला राज्य सरकार लेगी। देखिए, ये सरकार का निर्णय होगा कि वो कब बुलाना चाहते हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि इसको जल्द से जल्द सत्र होगा और इसको हम पास करेंगे। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच लगातार 10% के लिए संघर्ष कर रहा है। तमाम राज्य आंदोलनकारी संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से सरकार ने इसमें एक पहल करी थी, कैबिनेट से लेके तमाम समिति बनाने से लेके और जो समिति के द्वारा जो प्रस्ताव दिया गया था विधानसभा अध्यक्ष को दे भी दिया गया है, लेकिन अब उसमें क्यों इतनी देरी हो रही है, सत्र क्यों आहूत नहीं हो रहा है, इसको लेके सब लोग जो है हतप्रभ हैं कि इतना लंबा समय क्यों दिया जा रहा है और कहीं ना कहीं वो आक्रोश भी व्याप्त हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री धामी जी से मुझे उम्मीद थी कि वो सब कुछ करेंगे, लेकिन लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ जो है पिछले 10 सालों का जो हमारा कड़वा अनुभव है, जिस प्रकार से चाहे कांग्रेस सरकार रही हो चाहे भाजपा सरकार रही हो, कहीं ना कहीं हम लोग जो है बिल्कुल एक टकटकी लगा के तमाम वो बेरोजगार राज्य आंदोलनकारी सरकारों की तरफ देखते थे। वहीं राज्य में इस मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई है। राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी ने विधानसभा के बाहर सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से विशेष सत्र बुलाकर आरक्षण बिल पारित करने की मांग की है। वहीं राज्य आंदोलनकारी
संयुक्त मंच ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही छत्तीसगढ़ आरक्षण के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर राज्य आंदोलनकारियों की इस मांग को पूरा नहीं किया गया तो राज्य आंदोलनकारी 26 दिसंबर से उग्र आंदोलन करेंगे। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि सरकार राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण की मांग को पूरा करने के लिए गंभीर है। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी भर्ती में 10% क्षैतिज आरक्षण देने के लिए भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा प्रयासरत रही है और संकल्पबद्ध है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पूर्व में कहा गया है कि उत्तराखंड आंदोलनकारियों को क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा और विधानसभा में इसको पारित भी किया गया है, लेकिन कुछ संशोधन के साथ इसको विशेष सत्र बुला करके शीघ्र ही राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से जो विपक्षी दल हैं ये अपनी राजनीतिक रोटियां उत्तराखंड आंदोलनकारियों के नाम से सेकते रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी हमेशा उत्तराखंड आंदोलनकारियों के हितों के लिए काम करती है। देखिए, जिन राज्य आंदोलनकारियों की त्याग, तपस्या और संघर्ष की बदौलत ये उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया, जो प्रधान नहीं बन सकते थे वो जो है मंत्री बन के जो है ऐश कर रहे हैं और उसके बावजूद भी राज्य आंदोलनकारियों को जो है अपने 10% क्षैतिज आरक्षण की संवैधानिक मांग के लिए संघर्ष करना पड़ता है। सरकार ने विधानसभा चुनाव में जाने से पहले कहा कि जो है हम राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण दे रहे हैं, फिर जो है विधानसभा में बिल आया भी विपक्ष के होने के बाद तो जो है वो परवर समिति को सौंपा गया। परवर समिति ने भी लंबा टाइम लिया अनावश्यक रूप से। उसके बाद जो है बिल जब आगे संशोधन उसमें आ गए तो विधानसभा का विशेष सत्र बुला करके उसको पारित करने में क्या दिक्कत है। 10% क्षैतिज आरक्षण जो राज्य आंदोलनकारी का अधिकार है, हक है, उसे दे देना चाहिए। और जो है अनावश्यक रूप से उसमें विलंब लग रहा है, तारीख पे तारीख मिल रही है। निश्चित तौर पर ये राज्य की जनता का, राज्य के आंदोलनकारियों का, राज्य आंदोलन की मूल भावना का घोर अपमान है और ये सरकार लगातार जो है ये काम कर रही है। इसके लिए जो है निश्चित तौर पर इनको खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा और ये क्योंकि शहीदों का भी अपमान है। कई लोग तो 10% क्षैतिज आरक्षण की आस में जो है स्वर्गवासी हो गए, जो लग रही थी कि हमारे आश्रितों को इसका लाभ मिलेगा। आखिर और कितनी परीक्षा ये सरकार उनको कराना चाहती है। ये केवल बयानबाजी कर सकते हैं, आश्वासन दे सकते हैं और जो है आरक्षण न देना पड़े इसके लिए तमाम तरह की बहानेबाजी लगाई जा रही है और इसीलिए विलंब हो रहा है, जो घोर निंदनीय है। देखिए, हमारा दुर्भाग्य है प्रदेश का भी कि जिसने जितने इस आंदोलन को करके इस राज्य को प्राप्त किया उनको उनकी सुनवाई नहीं। तो जो क्षैतिज आरक्षण जो शुरू में मिल जाना चाहिए था, इनमें लटकाते दोनों पार्टियां जिम्मेदार हैं। और यही हम कह रहे हैं कि इसके साथ साथ यही नहीं, तो क्षैतिज आरक्षण एक छोटी सी चीज़ है। तमाम राजधानी का मुद्दा यथावत है, भू कानून का मुद्दा यथावत है, हमारा मूल डोमिसाइल जो है वो नहीं मिल पा रहा है। ये तमाम मुद्दे हैं और विशेष राज्य का दर्जा भी मिलना चाहिए था। आज तक कि हमारा सीमांत क्षेत्र है, भौगोलिक विषम परिस्थितियाँ हैं, वो चीज़ नहीं हो पा रही। तो ये हमारी विडंबना है। ऐसा प्रदेश हमने जब प्रदेश लिया और उसके बाद ऐसी सरकारें आई, ये हमारे लिए सब दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तराखंड का आंदोलन इसीलिए संघर्षरत है कि इन तमाम चीज़ों पर आज तक क्षैतिज आरक्षण भी पूरा होता। और ये कैबिनेट मिनिस्टर, अच्छा कैबिनेट मिनिस्टर क्यों नहीं भर पा रहे? क्या मतलब ऐसी क्या वो है कि आप नहीं कर पा रहे? कुल मिलाकर राज्य में आंदोलनकारियों के 10% क्षैतिज आरक्षण पर रार एक बार फिर छिड़ गई है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने सरकार की घेराबंदी तेज कर दी है। वहीं सरकार से विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग की जा रही। ऐसे में देखना होगा कि क्या धामी सरकार राज्य आंदोलनकारियों की इस मांग को पूरा कर पाएगी। क्या सरकार विशेष सत्र बुलाएगी या फिर इंतजार और बढ़ाएगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। इसी के साथ खबर उत्तराखंड में फिलहाल बस इतना है। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का